हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज। इसने हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली है। तो हालांकि वैकेंसी काफ़ी कम है, लेकिन इसने जो वैकेंसी निकाली है उसके बारे में कई बार लोगों को पता नहीं चलता। इसलिए मैंने आपको अपडेट किया है। जो जो जिस जिस सब्जेक्ट से वैकेंसी निकली है उस सब्जेक्ट के जो एस्पिरेंट्स हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ प्रॉपरली कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और इसका क्या क्राइटेरिया है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ उसमें। ठीक है, देखो, ये एक नोटिफिकेशन था जो आपके 6 तारीख को रिलीज़ हुआ था, ये वाला। इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 दिन तक है अभी यहाँ से, मतलब ये 6 तारीख है तो इसके बाद अपन 27 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताऊँ इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है। किसके सब्जेक्ट में है ये मैं आपको इंग्लिश में दिखा देता हूँ। ये वाला ये ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो, इसमें 3 वैकेंसी हैं कॉमर्स में, तीन, एक है इकोनॉमिक्स में, एक है इंग्लिश में, ज्योग्राफी में 2 हैं, हिंदी में 1 है, पॉलिटिकल साइंस में 1 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मतलब ये आपकी वैकेंसी जो निकली हुई है, ये वैकेंसी निकली है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो ग्रेड पे वगैरह है वो सब कुछ वही रहेगा। एकेडमिक लेवल 10 है ही है इसका। ठीक है, और जो सैलरी है वो 57,700 से स्टार्ट होकर वो 1,82,400 तक जा रही है। वो तो है ही है, मतलब इसमें अकॉर्डिंग टू 7 CPC जो अपना पे कमीशन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ टोटल। देखो, इसमें वैकेंसी तो ये आपके सामने मैंने दिखा दी। इसमें जो जिस जिस सब्जेक्ट से है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, अपन को लगता है कि बहुत कम वैकेंसी है, लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में या फिर कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में लगभग इतनी वैकेंसी आती है, काफ़ी कम आती है। वो तो PSC जो होती हैं, ठीक है, RPSC हुई, UPSC हुई या अदर स्टेट PSC हुई, वो काफ़ी बल्क अमाउंट में वैकेंसी निकालती हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में तो या फिर कोई स्पेशल कोई गवर्नमेंट कॉलेज में वैकेंसी निकल रही तो लगभग इतनी निकलती है वो। ठीक है, तो वैकेंसी निकली हुई है, इसके बारे में पता नहीं चलता कई बार। इसलिए अपन को लगता है कि अपन को ये लगता है ना कि वैकेंसी कम है तो पता नहीं होगा नहीं होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो ऐसा नहीं है। तो कई बार पता नहीं चलता, इसलिए कई बार ऐसे कैंडिडेट लग जाते हैं ठीक है, जो मतलब इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जागरूक रहते हैं, मतलब रोज़गार के बारे में, और ऐसी वेबसाइट्स को प्रॉपरली वो मतलब विजिट करते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जिन लोगों के PG में 55% है और उन्होंने नेट किया हुआ है तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी इसमें और भी चीज़ें बताई गई हैं कि अगर किसी ने नेट अगर नहीं है तो फिर उनको PhD होनी चाहिए उनके पास, और PhD उस हिसाब से होनी चाहिए कि इसमें 2009 से पहले की PhD हो तो उसको नेट की इक्विवेलेंट माना जाएगा। ठीक है, और वो PhD जो है वो इन 5 क्राइटेरिया को फुलफिल करनी चाहिए, जिसको अपन 5 पॉइंट बोलते हैं। तो 5 पॉइंट का उनके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो इस तरीके से है ये। इसके अलावा एक तो वो होगा क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया इसमें ये है कि किसी ने अगर PhD कर रखी है लेकिन वो टॉप 500 रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ से कर रखी है, जो वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ है ना उससे कर रखी है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। मतलब उनके पास अगर नेट नहीं है तो भी वो इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ये है सेकंड क्राइटेरिया, क्योंकि इसमें साफ साफ बोला गया है। देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी इसमें A और B दोनों है। तो A में मैंने आपको बता ही दिया और B में ये रहा। ठीक है, किसी टॉप 500 जो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी रैंकिंग आती है टॉप 500 में, तो वो वहाँ से अगर PhD करेगी किसी ने तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, और बाकी इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, सारी चीज़ें ही हैं, इनको आप देख लेना। मैं आपको मेन मेन चीज़ों को बता देता हूँ। अब इसमें शॉर्ट लिस्ट किस तरीके से किया जाएगा, पहले तो इसमें आपको फॉर्म भर के वहाँ पर भेजना है, और उसके बाद इसमें क्या होगा, API स्कोर के बेस पर होगा ये। अब API स्कोर किस तरीके से काउंट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फीस का थोड़ा अपन देखें तो 500, एक बार फीस पर अपन थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि 500 रुपये आपकी फ़ीस है किसके लिए, अनरिजर्व OBC और EWS कैटेगरी के लिए। और अपन बात करें SC ST PWD कैटेगरी के लिए और वुमेंस के लिए, तो यहाँ पर कोई भी फीस यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। एक बार आपने फीस जमा करा दी तो वापस वो नहीं होगी। वो सारी चीज़ें होती है, सब कुछ आप इन हर तरीके से यहाँ पर फीस जमा करा सकते हैं। यहाँ पर सारे पेमेंट मेथड दिए हुए हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, UPI से। ठीक है, और तो इसमें इतनी कोई चीज़ नहीं। अब मेन चीज़ आते हैं अपन, मेन फोकस अपना जो है वो ये रहा। ठीक है, ये तो प्रोसेस है, आप प्रोसेस एक बार पढ़ लेना। इसमें फिर भी कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लेना। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ये कि किस तरीके से आप शॉर्टलिस्ट होंगे। तो इसमें लिख रहा है क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ कैंडिडेट फॉर डिटरमाइनिंग देयर एलिजिबिलिटी फॉर देयर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू, इसके लिए बोला गया है ना। तो देखो, इसमें ग्रेजुएशन की अगर 80% से ऊपर मार्क्स हैं आपके ऑलरेडी BSc में या BA में या BCom में, तो आपको 21 मार्क्स मिलेंगे। 60% से 80% के बीच में तो 19, 50% से 60 के बीच में है तो आपको 16, और अगर 55 से नीचे हैं तो आपको कितने मिलेंगे, 10 मार्क्स ये मिलेंगे। अगर आपने PG की हुई है उसमें आपके 85% से ऊपर है तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। 60 to 80 है तो 23। ठीक है, और आपके 55% तक है तो आपको 20 मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ बताई गई है।
एम फिल एम टेक इस तरीके से इनमें है तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे 60% से अबव है तो, और 55 या उससे कम है तो आपको 5 मिलेंगे। पीएचडी के 25, ये तो फिक्स होता है हर जगह पर कि 25 जो पॉइंट होते हैं वो ईपीआई में पीएचडी के मिलते हैं। नेट विद जेआरएफ के 10 है और नेट के केवल 8 है, ठीक है। तो कुछ जगह 7 भी होता है, कई जगह ये 8 है, तो यहाँ पर 8 है ये, ठीक है। रिसर्च पब्लिकेशन के आप टोटल यहाँ पर 3 पब्लिकेशन के यहाँ पर मार्क्स ले सकते हैं मैक्सिमम, एक का 2 है, 2 मार्क्स दिया हुआ है। जबकि कई जगह पर ऐसा होता है कि रिसर्च पब्लिकेशन के मतलब 5 पेपर के यहाँ पर काउंट होते हैं तो 10 मार्क्स यहाँ पर काउंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 ही काउंट हैं। जिस तरीके से ये देखो, ये टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल जो ये एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उसका भी यहाँ पर बोला गया है कि टोटल 5 साल तक का एक्सपीरियंस काउंट कर सकते हैं, मतलब 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर, और ऐसे 5 साल तक मैक्सिमम आप काउंट कर सकते हो। किसी का अगर 10 साल भी उसने एक्सपीरियंस है तो भी उसके 10 मार्क्स ही काउंट होंगे, किसी का 5 साल है तो 10 मार्क्स काउंट होंगे, किसी का 2 साल है तो केवल 4 ही होंगे, इस तरीके से। अवार्ड की अपन देखें तो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर कोई अगर अवार्ड मिला हुआ है तो उसके 3 मार्क्स हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एपीआई काउंट होगा, ये एकेडमिक रिकॉर्ड है केवल, ये उसके बेसिस पर है ये, ठीक है। इसके बेसिस पर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे। स्टेट लेवल पर आपको कोई अवार्ड मिला है तो आपको 2 मार्क्स होंगे, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर हुआ है तो आपको 3 पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे। इस तरीके से आप में होगा। दूसरा एक चीज़ और एक कन्फ्यूजन रहता है कि सर किसी ने एमफिल भी की हुई है, पीएचडी भी की हुई है, तो उसको दोनों मार्क्स जुड़ेंगे क्या? तो पीएचडी के अगर एमफिल दोनों है तो मैक्सिमम वो केवल पीएचडी को उठा सकता है, जो हाईएस्ट होगा तो वो 25 मार्क्स यहाँ पर ले सकता है। अगर एमफिल भी है पीएचडी भी तो पीएचडी के उसके मार्क्स काउंट होंगे 25। जेआरएफ भी है, नेट भी है, तो सीधी सी बात है उसके मैक्सिमम 10 जो मार्क्स हैं जेआरएफ के वो काउंट होंगे। अवार्ड कैटेगरी में देखें तो अगर किसी के पास स्टेट लेवल और नेशनल लेवल दोनों के अवार्ड हैं तो उसके नेशनल लेवल वाला जो अवार्ड है उसके 3 मार्क्स काउंट होंगे। ऐसा नहीं है कि स्टेट के अलग होंगे नेशनल के अलग होंगे, ऐसा। तो इस तरीके से एकेडमिक स्कोर जो है वो 84 है। रिसर्च पब्लिकेशन के आपके 6 पॉइंट हैं, जो मैं आपको बताया था कि 3 पेपर ही काउंट हैं, और टीचिंग एक्सपीरियंस के आपके 10 है। तो इस तरीके से आपके टोटली 100 मार्क्स हो गए, और 100 मार्क्स से के बेसिस पर आपका जो इंटरव्यू है उसके लिए आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये है, उसके बाद आपके इंटरव्यू होंगे और उसके बाद फिर आपकी फाइनल जो भी होगा आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। और वो किस जो कमेटी बनेगी वो किस किस तरीके से बनेगी तो इसमें वही बताया गया था। देखो इसमें लिखा ये रहा, जो प्रिंसिपल हैं वो इसको करेंगे, मतलब प्रिंसिपल ऑथराइज़ करेंगे कि उस कमेटी में कौन कौन रहेगा। तो मैंने इसमें पढ़ा था वो चीज़ें देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें ये सारी चीज़ें तो वही हैं जो मैंने आपको बताई थी अभी, यूजी पीजी के किस किस तरीके से मार्क्स वगैरह जुड़ेंगे वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज़ फॉर शॉर्ट लिस्टिंग स्क्रीनिंग के लिए जो कमेटी है उसमें एक तो प्रिंसिपल होंगे आपके इस कॉलेज के, ठीक है। 2 टीचर्स होंगे जो कि जो प्रिंसिपल उनको करेगा, जो प्रिंसिपल उनको नॉमिनेट करेगा और वो रिलेवेंट सब्जेक्ट के होंगे। एक उसके अपने जो डिपार्टमेंट है उसका होगा, 1 टीचर फ्रॉम ए रिलेवेंट डिपार्टमेंट टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसिपल, ठीक है। और एक एकेडमिक ये होगा रिप्रेजेंटिंग SC ST OBC वाले, ठीक है। तो इस तरीके से है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट क्राइटेरिया, क्या प्रोसेस क्या है इसका, तो ये आपको पढ़ सकते हैं इसके बारे में मैंने बता भी दिया। ये तो सारी चीज़ें वो है जो वहाँ पर लिखी हुई थी, ठीक है। और नोटिफिकेशन और इन्होंने ये वाले जो पेजेस हैं ये सारे एक साथ कर दिए, तो आप यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना इसको अप्लाई कब तक कर सकते हो आप, तो इसमें ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि आप देखो आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि हिंदुस्तान टाइम्स या रोजगार टाइम्स में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों जो ही बाद में हो तब तक ये मानी जाएगी है, ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ये, और इसके लिए ऑनलाइन आप इस पर ये ऑनलाइन वेबसाइट है ये, ठीक है। इस पर जाके आप वेब लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो मेरे हिसाब से ये आपके डाउट्स वगैरह थे, आपको अप्लाई करना चाहिए। जिनका पास पूरा मतलब एलिजिबिलिटी है, पीएचडी भी है, नेट भी है, पेपर्स भी हैं और टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, तो उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छा एक सुनहरा अवसर है। लेकिन जो अभी नए नए हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो उनको लगेगा कि यार 1-2 वैकेंसी के लिए क्या अप्लाई करें। लेकिन जब वो थोड़ा इसमें समय देंगे या फिर अच्छा, मैं तो ये चाहता हूँ कि वो पीएससी में लग जाए तो ज़्यादा अच्छा है, अगर किसी का असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है तो। बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में तो इतनी पोस्ट निकलती हैं काफ़ी कम, तो उसके बारे में कई बार पता नहीं होता, इसलिए मैं छोटी छोटी जो वैकेंसीज होती हैं इसके बारे में आपको अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।